वन इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखो 99.99 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग पैटर्न के, वो इसी लेक्चर के अंदर कवर अप हो जाएंगे। लेकिन कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं सीबीएसई के अंदर, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। ज़्यादा वो आपको आ जाएंगे, अगर ये आपको आता है तो वो आई थिंक आप इजीली कवर कर सकते हो। जैसे मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, तो बहुत इजी 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास जो रह जाएंगे उसको हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। अदरवाइज ये लेक्चर आपका प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनकी बार बार आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि यूरिया को डिजॉल्व किया गया है वाटर के अंदर। ठीक है, यूरिया को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया, इसका मतलब क्या है कि यूरिया क्या है, सॉल्यूट आपके पास है, और वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर काम कर रहा है। क्वेश्चन दोबारा से देखो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया मतलब सॉल्यूट, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू यू, दैट इज द 30 ग्राम। साथ में ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास m की वैल्यू आपको गिवन है 60 ग्राम पर मोल, इसका मतलब मोलर मास है सॉल्यूट का, वो कितना है, 60 ग्राम पर मोल आपको दिया हुआ है। आगे कहता है इट इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट, 846 ग्राम का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, दैट इज द 846 ग्राम आपके पास। आगे देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। आपको वाटर का वेपर प्रेशर बताना है सॉल्यूशन के लिए, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज 23.8 mmHg। ये कहता है कि अगर वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपके पास 23.8 mmHg है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, इस पूरी टर्म में आपके पास बेसिकली क्या है, सॉल्यूट का वेट गिवन है, मोलर मास गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। ठीक है, और मोलर मास सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो आप इजीली निकाल सकते हो, वाटर मतलब H2O आपके पास, तो आपके पास मोलर मास कितना आ जाएगा, आपके पास 18 ग्राम पर मोल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का ये भी गिवन है, इसका मतलब पी नोट सॉल्वेंट है आपके पास, वो गिवन है, दैट इज 23.8 mmHg। आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रोल्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर रोल्स लॉ का फॉर्मूला कहो, या लिमिटिंग लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसका फॉर्मूला लगाओ, बात एक ही आपके पास रहेगी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, इस टर्म पे ध्यान देना, मैंने यहाँ ए बी ना मेंशन करके सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मेंशन किया है, ताकि कभी भी कोई भी डाउट आपके पास ना रहे। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, पी नोट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन। प्योर वेपर प्रेशर का, सॉल्वेंट का आपके पास वेपर प्रेशर, माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अपोन में आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर के लिए हम क्या लगाते हैं, ऊपर आपके पास 0 मेंशन करते हैं, तो पी नॉट या P0 सॉल्वेंट आपके पास, माइनस पी सॉल्यूशन अपोन में P0 सॉल्वेंट आपके पास। तो ध्यान से देखो, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आपके पास है, ये सॉल्यूट का कहीं जिक्र नहीं है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, इधर आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास क्या है, सॉल्यूट आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपोन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो पी नॉट सॉल्वेंट है, गिवन है 23.8, पी सॉल्यूशन है, ये आपको फाइंड आउट करना है, पी नॉट सॉल्वेंट है 23.8 आपके पास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास कैसे निकलते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपोन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेम वे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
आपके पास क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सबकी वैल्यू पुट करो। वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है, ऊपर 30 ग्राम है, 30 अपॉन 60 हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 846 अपॉन में कितना हो जाएगा, 18 आपके पास हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। दोनों की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 0.010 आपके पास निकल कर आएगा। अब देखो 23.8 माइनस पी सॉल्यूशन है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से फाइनली क्या करेंगे, पी सॉल्यूशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास 23.586 mmHg आपके पास आ रखी है। एक बार क्वेश्चन को लिखकर ज़रूर देखना, सॉल्व करके ज़रूर देखना बिना देखे, डेफिनेटली आपके पास हो जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम आपके पास है, CBSE केमिस्ट्री 12 के नाम से आपके पास टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, आप उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन जो चैप्टर है वहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% आना है, तो न्यूमेरिकल का पैटर्न ज़रूर देख लो, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ 5-6 तरीके के न्यूमेरिकल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 3.165 किलो पास्कल, दैट इज 23.75 mmHg आपके पास। इसने कहा है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 3.65 किलो पास्कल, मतलब आपको प्योर सॉल्वेंट का, जो वाटर आपका सॉल्वेंट है उसका क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, पी नॉट सॉल्वेंट की वैल्यू है, दैट इज 3.165 किलो पास्कल। आगे कहता है फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया एट द सेम टेम्परेचर एंड द मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, इसका मतलब मोलर मास आपको गिवन है, दैट इज द 60.05 ग्राम पर मोल। ऊपर क्या बोला इसने, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोला है। 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 5 ग्राम है, अगर परसेंट का मतलब 100 है तो 5 ग्राम क्या होगा, यूरिया आपको गिवन है, मतलब सॉल्यूट गिवन है, और बाकी आपके पास क्या है, यहाँ पर वाटर अवेलेबल है। अब वाटर कितना बचेगा, 5 ग्राम अगर आपने सॉल्यूट ले लिया तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है, 100 है, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा, 100 - 5 करोगे तो 95 ग्राम आपके पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यूरिया का मोलर मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 60.05 और वाटर का हम मोलर मास निकाल सकते हैं, H2O का, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास, तो H2O के हिसाब से मोलर मास कितना निकल कर आएगा, 18 ग्राम पर मोल आपके पास निकल कर आएगा, ठीक है। यहां देखो आपके पास क्या था, फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट दिस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, बस वहां पर आपको वेट गिवन था, यहां पर एक स्टेटमेंट दे रखी है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यहां पर आपने इस वैल्यू से, इस स्टेटमेंट से आपने वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को लिखना सीखा है। बाकी क्वेश्चन आपके पास सेम है। फिर से आप रोल्स लॉ को अप्लाई करोगे, आपके पास पी नोट सॉल्वेंट की वैल्यू है, पी सॉल्यूशन निकालना है, पी नोट सॉल्वेंट की वैल्यू है। सेम वे में वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, वेट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा, पी नोट की जो वैल्यू है कितनी निकल कर आएगी, 3.118 किलो पास्कल आपके पास निकल कर आएगी, ठीक है। क्वेश्चन को करके ज़रूर देखना एक बार कॉपी में दोबारा से। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा प्लीज़ मैसेज करके। अब देखो थोड़ा न्यूमेरिकल करते हुए बोर हो गए हैं तो थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या फिर रीजनिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके पास, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई ऑन द एडिशन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज टू द 1 लीटर ऑफ द वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। ये कहता है कि अगर मैंने 1 लीटर पानी के अंदर आपके पास 1 मोल ग्लूकोज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है।
देखो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एलिवेट कर जाता है, मतलब इन्हांस कर जाता है। और यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, ग्लूकोज ऐड किया है, जो कि आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपके पास होता है। तो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब आप वाटर में ऐड करते हो आपके पास, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है आपके पास। सिर्फ नाम पर ध्यान देना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो एलिवेशन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। तो यही स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखनी थी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बार डेफिनेशन आई है, डिफाइन द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विच ओबे द रोल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रेंज, कंसंट्रेशन की हर रेंज पर अगर वो रोल्स लॉ को ओबे करता है तभी उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखो, द मिनिमम एक्सिस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ही सारे प्रॉब्लम्स को क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी अभी हमने डिफाइन किया है, ये क्वेश्चन में आगे पूछा गया था, द डिस्क्राइब हाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय अ मेथड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेथड है आपके पास, ठीक है, इस मेथड से जो फॉर्मूला हम लेते हैं वहां से हम मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है कि पाई किसके इक्वल होता है, CRT के इक्वल आपके पास है। C का मतलब किससे है, कंसंट्रेशन से आपके पास है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम कहते हैं, मतलब N/V हम यहाँ पर लिख सकते हैं। RT एज इट इज है, उसको हमने एज इट इज रखा। N का मतलब N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V आपके पास नीचे है, V को नीचे रखा, RT से मल्टीप्लाई है, RT से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके इक्वल हो गया। मुझे क्या बताना था क्वेश्चन के अंदर, डिस्क्राइब हाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन। इस M की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको यहां पर बताना था। ठीक है, अब देखो M सॉल्यूट का अगर आप निकालोगे तो इसको आप क्या करोगे, यहां पर लेकर जाओगे और पाई को क्या करोगे, नीचे रख दोगे। तो पाई नीचे आएगा तो M सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बनेगा, W ऑफ सॉल्यूट इंटू RT अपॉन में पाई V। ठीक है, जहां पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, R क्या है, गैस कांस्टेंट आपके पास है, V का मतलब आपके पास वॉल्यूम इन लीटर्स है। ये ध्यान में रखना, V यहां पर लीटर्स के अंदर लिखा जाता है, और W सॉल्यूट का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास यहां पर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और वे से पूछा गया था, हाउ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में आपको रिलेशन बताना था। तो क्या बताओगे, पहली ही लाइन आपके पास है, पाई इक्वल टू CRT। पाई जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, C आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू CRT। मतलब जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पाई भी क्या होगा, आपके पास बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्या है, पाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट के। अगला क्वेश्चन देखो, how is the measurement of osmotic pressures is more widely used for the determining molar mass of the macromolecules than the elevation in boiling point or the depression in freezing point of their solution।
ये कहता है कि जो हम मोलर मास निकालते हैं मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स के लिए, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों है, कैसे ली जाती है, वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखो इसके दो रीज़न हैं। पहला बात तो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो पाई इक्वल टू CRT लेते हो तो वहां पर जो आपके पास T टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, तो हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर मेजर करते हैं। ये इसकी खास बात है। दूसरी बात क्या कि यहाँ पर हम CRT ले रहे हैं, C का मतलब कंसंट्रेशन है, और कौन सी कंसंट्रेशन की टर्म यूज करते हैं, मोलैरिटी यूज करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी की बजाय मोलैरिटी यूज किया जाता है। पहली बात तो क्या थी, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन है उसकी मेजरमेंट है। दूसरी बात क्या है कि मोलैरिटी यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की टर्म यूज कर रहे हैं। जबकि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, चाहे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, इन दोनों के अंदर हम क्या लेते हैं, मोलैरिटी की बजाय मोलैलिटी लेते हैं। आगे फॉर्मूला बताऊंगी मैं आपको, वहां पर स्मॉल m हम लेते हैं जो कि मोलैलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि आपके पास कंपेयर टू अदर colligative property, the magnitude of the osmotic pressure is large even for the very dilute solution। कितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लो, वहां पर भी इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है आपके पास है वो और ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में ज़्यादा आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन द what happens when the external pressure applied becomes more than the osmotic pressure of the solution। ये कहता है कि जो प्रेशर हमने अप्लाइड किया है अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है। तब क्या है, आपके पास अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑस्मोसिस होता है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सॉल्यूशन का कम हो जाता है अप्लाइड से तो वहाँ पर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। आप क्या कहोगे, अगर प्रेशर अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तब जो सॉल्वेंट है आपके पास वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगते हैं। और कैसे मूव करते हैं, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। उल्टा काम हो रहा है, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपके पास आयंस हैं, आपके पास सॉल्वेंट है, वो आपका फ्लो करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बेसिकली मेंशन कर दिया कि आपको पास्कल में निकालना है। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ द मोलर मास 185000 इन द 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी है पास्कल में। आगे कहता है इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पर। वाटर क्या है, आपके पास सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू यू, दैट इज 1 ग्राम। ऑफ मोलर मास 185000, इसका मतलब दैट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 185000 आपके पास। आगे कहता है इज डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ वाटर। ml का मतलब क्या है, वॉल्यूम से है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन टू यू दैट इज 450 ml, दैट इज 0.450 लीटर। याद रखना, अभी अभी बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर वॉल्यूम को लीटर के अंदर लिखना है आपको। ठीक है, तो मिलीलीटर में गिवन था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो क्या होगा, आपके पास लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉर्मूले पे आते हैं, पाई किसके इक्वल है, CRT के इक्वल है। C क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 1 मोल है सॉल्यूट का और मोलर मास कितना है, 185000 आपके पास है।
ठीक है। आर कांस्टेंट है, क्या होगा 8.314 आपके पास वैल्यू होगी किलो पास्कल जूल पर केल्विन पर मोल के हिसाब से। ये किलो पास्कल है, हमें पास्कल के अंदर वैल्यू निकालनी है तो इसको पास्कल में चेंज करूंगी तो हम क्या लिखेंगे आर की वैल्यू को 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल आपके पास। टेम्परेचर देखो कितना है 37 डिग्री आपके पास गिवन है। 37 का मतलब क्या है, केल्विन के अंदर चेंज करोगे हमेशा तो कितना बनेगा 37 + 273 दैट इज 310 केल्विन। सबकी वैल्यू को बस इस फॉर्मूले के अंदर जो गिवन है पाई का, इस फॉर्मूले के अंदर आपको लिख देना है तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आपने एन भी निकाल लिया उसकी वैल्यू रखो, वी लीटर के अंदर निकाल लिया उसकी वैल्यू रखो, आर की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, टेम्परेचर 310 है उसकी वैल्यू रखोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 30.96 पास्कल आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब किसी एक सिंपल एक गिवन टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए, अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स आता है तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होना चाहिए तभी वो आइसोटोनिक कहलाएंगे। तो आप क्या कहोगे, द सॉल्यूशन ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड सेल आर आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl सॉल्यूशन। इसने कहा कि ब्लड सेल है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के साथ क्या है, आइसोटोनिक है। मतलब इस सॉल्यूशन के साथ इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। आगे कहता है व्हाट हैपन्स इफ वी प्लेस्ड द ब्लड सेल्स इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2% ऑफ NaCl सॉल्यूशन एंड 0.4% NaCl सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा कि आइसोटोनिक किसके साथ है, 0.9% के साथ है। और अगर मैंने ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहां पर आपके पास इस ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 0.9% था, इससे ज़्यादा यहां पर आपके पास परसेंटेज अगर दे दी मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया, आपके पास सेल है, आपके पास आपने ब्लड सेल यहाँ पर को किस में रखा, 1.2 वाले के अंदर रखा, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले के अंदर रखा। तो जैसे ही ज़्यादा के अंदर रखोगे, ज़्यादा में रखने से क्या होगा कि जो वाटर है वो इस सेल से बाहर की तरफ जाने लग जाएगा। ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। अगर ज्यादा परसेंटेज है 1.2 में, ज्यादा वाले में रखा तो सेल से पानी है वो बाहर निकलने लग जाएगा। और अगर किसी सेल से पानी बाहर निकलेगा इसका मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगी, श्रिंक करेगी। तो आप क्या कहोगे, व्हाट हैपन्स इफ वी प्लेस द blood cells in the solution containing more than 0.9 that is 1.2% NaCl solution, then you will say it results in the shrinkage of RBC, red blood cell। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके पास था। या फिर आप पूरा लिख सकते हो, बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.2% NaCl becomes higher than that of the RBC osmotic pressure that is 0.9%, which due to which the water present inside the cell moves into the NaCl solution। सेल से बाहर जाएगा वाटर, तो क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ रेड ब्लड सेल आपके पास हो जाएगा। सेम इसका उल्टा है कि अगर 0.4% सॉल्यूशन के अंदर कर दिया तो क्या होगा, आपके पास बाहर आपके पास परसेंटेज ज्यादा हो गई, सेल के अंदर आपके पास क्या है, कम हो गई। तो यहां पर क्या होगा कि वाटर है वो बाहर से सेल के अंदर जाने लग जाएगा, और बाहर से सेल में जाएगा तो इसका मतलब सेल में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा कि द रेड ब्लड सेल इट विल स्वेल अप, स्वेलिंग यहां पर टेक प्लेस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस्ड द ब्लड सेल्स इन वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये कहता है कि अगर मैंने ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब कम से है, मतलब
अगर परसेंटेज जैसे हमने यहाँ पर की थी 0.9 थी, कम का मतलब क्या है कि 0.4, 0.4 का मतलब था ये हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1.2 का मतलब है हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हाइपो के अंदर अभी अभी हमने देखा है कि वाटर है बाहर से क्या करता है, सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आपके पास हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे, द ब्लड सेल विल स्वेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस एज द वाटर एंटर्स द सेल। अगला क्वेश्चन देखो, हमने रोल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल देखे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट उन सब के बारे में बात की है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने न्यूमेरिकल नहीं किया, वो आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट आपको बताना है, मतलब W ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। साथ में गिवन है द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम पर मोल, इसका मतलब M ऑफ सॉल्यूट ये आपको गिवन है, ठीक है। विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। देखो इसने कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब क्या है कि जो ऑक्टेन है वो सॉल्वेंट आपके पास दिया हुआ है, यहाँ वाटर की बजाय ऑक्टेन को सॉल्वेंट ले लिया है। अब 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन टू यू दैट इज 114 ग्राम and it is dissolved in 114 gram octane to reduce the vapor pressure to 80%, ठीक है। डिसॉल्व कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर है आप रिड्यूस करेगा, रिड्यूस टू 80% तक रिड्यूस करेगा। पहले जो गिवन है वो देखो, मोलर मास सॉल्यूट का गिवन था, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन आप निकाल सकते हो। ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H218 आपके पास होता है, जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2 करके हमने निकाला है, ठीक है। तो कितना आएगा 114 ग्राम पर मोल आपके पास आ जाएगा। अब इसने बोला है इट इज डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। अब रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर टू 80% का मतलब क्या है, मान लिया कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है वो कितना है 100 mm आपके पास है। अब इसने बोला रिड्यूस टू 80%, मतलब वो तब तक रिड्यूस हो रहा है जब तक 80% ना हो जाए। दोबारा सुनो, वो तब तक रिड्यूस हो रहा है जब तक 80% ना हो जाए। मतलब फाइनली आपके पास जो सॉल्यूशन का आपके पास वेपर प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा, 80% रहेगा। रिड्यूस टू 80% का मतलब है कि जो प्रेशर आपके पास सॉल्यूशन का है वो कितना रहेगा, 80 पर जाकर खत्म हो रहा है। और अगर ये रिड्यूस्ड बाय लिखा होता इसका मतलब होता कि 100 में से रिड्यूस्ड बाय का मतलब है 80% रिड्यूस्ड हो चुका है। तो सॉल्यूशन का ओवरऑल बचेगा कितना, आपके पास 20 बचेगा। अगर बाय वर्ड यूज किया तो 100 - 80 करोगे, इसका मतलब 20 आपके पास सॉल्यूशन का बचेगा। लेकिन अगर रिड्यूस टू 80% है इसका मतलब तब तक रिड्यूस्ड हो रहा है जब तक 80% ना बच जाए। मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, 80 mmHg आपके पास होगा। बस सारी वैल्यूज आपको पता है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिड्यूस्ड वेपर प्रेशर है और हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अंदर कमी आना, डिक्रीमेंट आना, वही क्या है प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो इसको हम यूज करेंगे। फॉर्मूला फिर से सेम है, P0 सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम थे तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब आपके पास वैल्यूज के अंदर अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो हमने यहाँ N सॉल्वेंट का यूज किया। बस सबकी वैल्यू रखनी है। P0 सॉल्वेंट आपको पता है 100 है, P सॉल्यूशन 80 है, P0 सॉल्वेंट आपके पास 100 है। हमें पता है W ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, बाकी तीनों वैल्यू आपके पास नोन है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, आपके पास 8 ग्राम आएगा। इसको सॉल्व करके जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ से रोल्स लॉ है, आपके पास रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो गया है। आगे देखो, रोल्स लॉ की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, रोल्स लॉ को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है।
देखो रोल्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है हर कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, हर कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन के अंदर उसके जितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लिया अगर मैंने प्रेशर वेपर प्रेशर किसकी बात की, ए की बात की, तो वो क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ बी की बात कर रखी होती पीबी की, तो वो पीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, यही आपका रोल्स लॉ कहता है। ठीक है, अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो मैं क्या करती हूँ, प्योर वेपर प्रेशर को एज अ कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ठीक है, तो रोल्स लॉ की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, इसको याद जरूर कर लेना आप लोग। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। रोल्स लॉ के अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की भी बात करते हैं, उसका मतलब क्या है वो बताना है। एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा एच सॉल्यूशन रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। अब देखो आपके पास अगर आइडियल सॉल्यूशन होता है तब कभी भी कोई डेविएशन देखी नहीं जाती, लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, वहां पर आपके पास क्या है, दो तरह की डेविएशन होती है। एक आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है, एक आपके पास नेगेटिव डेविएशन है। अब पॉजिटिव डेविएशन कब होती है, इफ इट इज हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन, देन द सॉल्यूशन exhibit the positive deviation, and if it is lower then it exhibit the negative deviation from the Rolle's law। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपके पास अगर डेल्टा एच है पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी पॉजिटिव होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास है वो भी क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, आपके पास सेम वे में नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच है वो नेगेटिव होगा, डेल्टा वी है वो भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एग्जाम्पल एक एक नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं कि एसीटोन प्लस इथेनॉल ये किस डेविएशन को शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, याद होने चाहिए आपको। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ भी, डाई इथाइल ईथर के साथ भी, दोनों के दोनों नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल आपके पास है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी का ही पार्ट है। ये क्या कहता है, ऑन मिक्सिंग द लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई, एक्स और वाई को हमने मिक्स किया, द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये कहता है अगर मैंने x और y को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज हो रही है। आगे पूछता है व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम डिक्रीज कर गई है तो कौन सी डेविएशन शो करेगा सॉल्यूशन आपके पास। और आगे कहता है व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड्स x एंड y। देखो अगर दोनों को ऐड किया वॉल्यूम डिक्रीज कर गई। मैंने आपको बताया था डेल्टा वी है आपके पास, नेगेटिव के लिए क्या, नेगेटिव डेविएशन के लिए नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, वॉल्यूम का डिक्रीज करना। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव डेविएशन होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। आगे कहता है टेम्परेचर पे इफेक्ट बताना था। अब क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव है, आपके पास डेल्टा एच है वो भी क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव आपके पास है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, डेल्टा एच का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से। तो यहां पर आप क्या कहोगे, वॉल्यूम डिक्रीज है तो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है, और साथ में टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर आपके पास बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट द रोल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म इन द रेफरेंस टू द सॉल्यूशन। देखो इस ये लाइन क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा है, इसको देख के कुछ बच्चे थे वो घबरा गए, पता नहीं मैम पेपर में क्या पूछ लिया हमसे। कुछ नहीं पूछा, इसने बस रोल्स लॉ को डायरेक्टली डिफाइन ना करवा के इसके आगे लिख दिया रोल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म इन द रेफरेंस टू द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप रोल्स लॉ को पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी आपके पास। ऊपर वाला आपको एक्सप्लेन करना था।
अगला पार्ट देखो, हेनरी लॉ से इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ से रिगार्डिंग आपके पास अगला टॉपिक है। क्वेश्चन कहता है हेनरी लॉ अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड। स्टेट करना है, मतलब हेनरी लॉ को डिफाइन करना है। क्यों? हेनरी लॉ किसके बारे में बताता है? गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में आपके पास बताता है। ठीक है, तो हेनरी लॉ की डेफिनेशन पूछी थी, या फिर एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ लिया गया था, स्टेट द हेनरी लॉ एंड मेंशन टू ऑफ इट्स टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। डिफाइन कैसे करोगे? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? गैस इन लिक्विड के लिए होता है, तो इसको जरूर लिखना है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट द टेम्परेचर। एप्लीकेशन क्या होगी? इन द डीप सी डाइविंग के अंदर, इन द फंक्शंस ऑफ लंग फॉर द क्लाइंबर्स और द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस इज एज द solubility ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेस एट द हाई प्रेशर। देखो क्या है, सिंपल लैंग्वेज में सुनो। हेनरी लॉ आपके पास है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? क्लाइंबर्स जो बढ़ते हैं, क्लाइंबर्स जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपके पास, जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है आपके पास, क्योंकि तो वहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाता है। इसका मतलब हेनरी लॉ है, जो क्लाइंबर्स हैं उनके लिए भी लगेगा। अगर आप डीप सी वाटर के अंदर नीचे की तरफ जाते हो, जैसे जैसे नीचे की तरफ डाइवर्स जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स, तो प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर बढ़ता है तो आपके पास क्या होती है? गैस है आपके पास, जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, वो ब्लड के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है? बढ़ती चली जाती है। यही हेनरी लॉ आपके पास कह रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपके पास ऊपर की तरफ आओगे तो वहां पर प्रेशर रिलीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी रिलीज करेगी, जिसकी वजह से बैंड्स देखने को मिलते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर बेसिकली इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल बस आपको एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए कि स्कूबा डाइवर्स है, वहां पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। लॉन्ग हाइट पर जाते हो वहां पर भी अप्लीकेबल है। लंग्स के फंक्शंस में भी आपके पास अप्लीकेबल है। अगर आपने सोडा बोतल आपने ली है, ठीक है, सोडा बोतल के अंदर क्या होती है? CO2 गैस है, वो हाई प्रेशर पर सॉल्यूबल करवाई जाती है, तो वहां पर भी क्या है? हेनरी लॉ अप्लीकेबल होता है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर लिखने थे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे? आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है, अगर प्रेशर को मैंने मेंटेन करके रखा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है आपके पास। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में प्रेशर बढ़ा रहे हो, हेनरी लॉ कह रहा है प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ रही है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट द हेनरी लॉ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ KH, दैट इज द हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला कैसे बनता है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X के रहेगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू KH इंटू X आपके पास रहेगा। अब बेसिकली आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना था कि हेनरी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्या कहता है कि अगर KH की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी, अगर KH मतलब हेनरी कांस्टेंट आपके पास ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? कम आपके पास हो जाएगी। KH और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होते हैं। यही सिग्निफिकेंस आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। अगला देखो, स्टेट द रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द रोल्स लॉ एंड द हेनरी लॉ।
रोल्स लॉ आपके पास हम डिफाइन कर चुके हैं ऊपर। हमें क्या बतानी है, सिमिलैरिटी बतानी है। रोल्स लॉ और हेनरी लॉ जो दोनों हमने पढ़ लिए हैं, सिमिलैरिटी क्या है। देखो रोल्स लॉ भी क्या था कि आपके पास पार्शियल प्रेशर था, वो किसके प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल था, एक्स के प्रोपोर्शनल था। आपके पास हेनरी लॉ है, ये भी क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो भी क्या है, आपके पास सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्युबल हुआ, मतलब उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात की जाती है। और एक्स आपके पास क्या होती है, कंसंट्रेशन की टर्म ही होती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या बताते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट्स का, गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये दोनों के अंदर क्या है, सिमिलैरिटी आपके पास है। अगला देखो, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर चुके थे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रोल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। आपको डिफरेंस बताना है आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में क्या है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। डिफरेंस क्या है कि आपके पास आइडियल ओबे करता है रोल्स लॉ को, नॉन आइडियल ओबे नहीं करता। ठीक है, आइडियल में डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों की वैल्यू 0 रहती है, लेकिन नॉन आइडियल के अंदर आपके पास डेल्टा एच मिक्सिंग है और डेल्टा वी मिक्सिंग है, दोनों की वैल्यू नॉन जीरो रहती है, या पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव आपके पास रहती है। ठीक है, लेकिन क्या है, 0 के इक्वल नहीं रहेगी। ये दोनों के बीच में क्या था, डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड। द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एग्जिबिट आइदर द पॉजिटिव और द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। ये भी डिफरेंस भी आगे आप बता सकते हो आइडियल नॉन आइडियल के बीच में। बेसिकली आगे ये कहता है, व्हाट आर दीज डेविएशंस एंड व्हाई आर दे कॉज्ड, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। मतलब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताना है। ठीक है, कि वो क्या होती हैं, क्यों कॉज होती हैं, उनका एग्जाम्पल आप बताओ। ठीक है, हम क्या कहते हैं, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन द प्रिडिक्टेड बाय द रोल्स लॉ। या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कम या ज्यादा होगा तो डेविएशन होगी, अगर ज्यादा होगा तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन बोल देते हैं, कम होगा तो हम उसको नेगेटिव डेविएशन बोल देते हैं। अब कॉज क्यों है, होता क्यों है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये रीजन क्या है, दीज डेविएशन आर कॉज्ड व्हेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन AB आर आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग देन द सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये कहता है कि जो AB के बीच की इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की, या तो आपके AA और BB के से वीक होती है या फिर उससे स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर वीक और स्ट्रॉन्ग होती है उसी हिसाब से आपके पास क्या आती है, डेविएशन आती है। ये कहता है अगर वीक होगी AB इंटरेक्शन AA और BB से तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन आएगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रहेगा AB सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन AA और BB के कंपैरिजन में, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो वहां पर नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिलेगी। पॉजिटिव का एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी था, इथेनॉल प्लस एसीटोन आपके पास, और नेगेटिव का क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन आप ले सकते हो। ये भी क्या है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बेसिकली होती है। हमने पढ़ा है ना, AB बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या है, H हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 2 के बीच में। ठीक है, तो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो नेगेटिव डेविएशन बेसिकली होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कंप्लीट कर लिया, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर लिया, रोल्स लॉ कर लिया, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर लिया। अब यहाँ पर 2 हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगला देखो, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। ये कहता है कि टेम्परेचर बताओ सॉल्यूशन का। 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब है सॉल्यूट का मास दे रखा है 54 ग्राम। 250 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 250। दोनों का मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। सॉल्यूट का आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला गिवन था तो हमने निकाला, मोलर मास 180 आ गया।
ठीक है। वाटर का कितना है 18 ग्राम पर मोल है। आगे आपको KF की वैल्यू भी दे रखी है 1.86 केल्विन पर मोल पर इंटू किलोग्राम आपके पास, ठीक है। केल्विन किलोग्राम पर मोल आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेम्परेचर फॉर द सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब मुझे TF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है कि डेल्टा TF की वैल्यू है वो KF इंटू मोलैलिटी के इक्वल होता है, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है kg के अंदर। अगर ग्राम के अंदर कर दिया तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 1000 कर दिया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा TF का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है। मुझे क्या करना है, मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है। आपके पास KF है, KF की वैल्यू रखी, W सॉल्यूट की वैल्यू है रखी, M सॉल्यूट की वैल्यू है, W सॉल्वेंट की वैल्यू है, सबकी वैल्यू को रखा। मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा TF आ गया। मतलब आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बच्चे गड़बड़ बहुत करते हैं क्वेश्चन के अंदर। पेपर ऊपर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर सॉल्यूशन का पूछा है, इसका मतलब आपको TF पूछा गया है, लेकिन निकाला आपने क्या है, फॉर्मूले से डेल्टा TF आपने निकाला है। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है, तो ज्यादा किसका होगा, सॉल्वेंट का। ध्यान से सुनना दोबारा से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन होना, कम होना। मतलब जो सॉल्यूशन का डिप्रेशन टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कम हो रहा है किसके कंपैरिजन में, प्योर के कंपैरिजन में। तो मैं क्या करूंगी, प्योर माइनस में सॉल्यूशन का करूंगी, क्योंकि सॉल्यूशन का कम है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा TF इक्वल टू TF नोट माइनस में TF। आपको इस TF की वैल्यू क्या करनी है, यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो TF क्या हो जाएगा, TF नोट माइनस में डेल्टा TF नोट आपको क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर है सॉल्वेंट, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 इसकी वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, माइनस डेल्टा TF आपने निकाल लिया है, तो TF कितना आ जाएगा, -2.03 डिग्री सेल्सियस आपके पास आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज पर कंफ्यूज मत होना, ऊपर हमें केल्विन दिया है, आप कहोगे कि मैम डेल्टा TF है वो आपका केल्विन के अंदर आया है। अगर आपने डेल्टा किया है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो आप केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, वो सेम आपके पास आता है, ठीक है। अगर आपने 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में से 25 अगर माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आएगा, 10 आपके पास आएगा, ठीक है। और अगर आपने इसको 2 + 273 कर दिया, इसमें भी +273 कर दिया, ठीक है, नीचे वाले में भी 273 कर दिया बेसिकली, तो भी डिफरेंस आप करोगे तो भी आपके पास कितना आएगा, आपके पास 10 ही आएगा। तो अगर आप डेल्टा के अंदर लेते हो, चेंज के अंदर लेते हो, तो आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या फिर आप केल्विन में लिखो, बात आपके पास एक ही रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। क्या बोलता है, अ 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15। सबसे पहली लाइन है 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। इसका मतलब देखो 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन कितना, 10 कितना हो गया, सुक्रोज प्रेजेंट है तो बाकी का क्या रहेगा, पानी रहेगा। इसका मतलब सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, 90 ग्राम प्रेजेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, 10 ग्राम हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 90 ग्राम हो गया। मोलर मास सुक्रोज का दे रखा है 342 आपके पास, और साथ में आपको इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 269.15। इसका मतलब TF की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे सुक्रोज के लिए, क्या होगा, डेल्टा TF की वैल्यू KF इंटू मोलैलिटी होगी। मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट किया आपने, ठीक है। डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, TF नोट माइनस TF के इक्वल होता है। KF की वैल्यू को पुट करोगे, सारी की सारी वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, तो बेसिकली आपके पास निकल क्या जाएगा, KF की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 12.33 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
अब देखो KF की वैल्यू निकल गई। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन। पहले वाली जो आपको लाइन दी है वो K कांस्टेंट वैल्यू आपके पास जो है KF की, उसको कैलकुलेट करने के लिए दी है। सेकंड में आपसे बोलता है कि जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। अब आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। K की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, TF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर 10% ग्लूकोज दिया है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट 10 हो जाएगा आपके पास, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है ग्लूकोज का, 180 ग्राम पर मोल आपके पास है। इसकी वैल्यू भी आप यहां पर पुट करोगे, सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, TF की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार करके जरूर देखना, जब तक खुद से नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, 2-3। अगला क्वेश्चन है आपके पास, when 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 100 ग्राम ऑफ CS2, the freezing point lowered by 0.383। इसने कहा है फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय दिस, मतलब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, 0.383 से कम हुआ। इसका मतलब डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.383 है। सल्फर आपने डिसॉल्व किया CS2 में, इसका मतलब सल्फर आपका सॉल्यूट है, ठीक है, और CS2 क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.56 आपके पास है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम आपके पास है। आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको KF की वैल्यू भी दे रखी है, एटॉमिक मास भी दे रखा है। ये थोड़ा सा चेंज था, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने लिखा है। देखो आपके पास, अब देखो फॉर्मूला जब आप यहां लिखोगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आपको पता है, डेल्टा TF पता है, KF पता है, W पता है, W सॉल्वेंट का पता है। बस आपको मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का नाम नहीं दे रखा आपको, ठीक है। आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया ना इसने, तो इसका मतलब मोलर मास आपको नहीं पता है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर सभी वैल्यूज को पुट करके मोलर मास निकालोगे, ठीक है। अब मोलर मास निकालोगे, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है, एटॉमिक मास दे रखा है। जो भी आपके पास मोलर मास आ रखा है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चल जाएंगे सल्फर के। और अगर नंबर ऑफ एटम सल्फर के पता चल गए तो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, S8 आपके पास हो जाएगा। इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो मोलर मास है, अगर आपको मोलर मास पता है, मोलर मास को किसी मॉलिक्यूल के मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हम सल्फर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दूसरा एटम नहीं है प्रेजेंट। तो मोलर मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आपके पास आ जाएंगे, और वो 8 आया, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, S8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डिफाइन द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपके पास क्या है, कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB है, KB इंटू मोलैलिटी के इक्वल है। आपको KB को डिफाइन करना है, तो मैं क्या कहूंगी, KB किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। कब, जब M की वैल्यू को आपने यूनिटी पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है। क्वेश्चन देखो इसका, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज that having the molar mass 180 gram per mole is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will this solution boil? आपको बताना है किस टेम्परेचर पर आपके पास सॉल्यूशन बॉयल हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर सॉल्यूशन का बताना है, TB आपको बताना है, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 373.15। तो देखो वेट ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम, मतलब वेट ऑफ आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का मतलब है आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है। मैंने इसको ग्राम में लिखा है, तो 1 kg को ग्राम में चेंज करूंगी तो 1000 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट है वो आपके पास क्या है, 180 है। ग्लूकोज का निकालेंगे तो KB की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.52। बेसिकली आपको निकालना क्या है, डेल्टा TB आपने निकालना है।
आपने निकाल लिया डेल्टा टीबी। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टीबी निकल गया, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी की वैल्यू है टीबी माइनस टीबी नोट होता है। याद रटना नहीं है, याद हो जाएगा। नाम देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इनहांस हो गया, एलिवेट कर गया, किसका, सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो प्योर सॉल्वेंट का क्या रहेगा, कम रहेगा, और ज्यादा में से कम की वैल्यू ही हमेशा माइनस करनी है। तो क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नोट हो जाएगा, क्योंकि टीबी क्या है, सॉल्यूशन का है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, एलिवेट हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट लिखोगे। तो यहां से डेल्टा टीबी आपने निकाल लिया है, टीबी नोट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। आपके पास या फिर प्योर सॉल्वेंट का आपको पता भी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टीबी की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी यहां से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आपके पास आना ही आना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए थे, वाई पेपर में पूछे जा चुके हैं। वाई डज द सोडियम क्लोराइड फ्रीजेज एट द लो टेम्परेचर देन द वाटर। NaCl आपके पास कम टेम्परेचर पर वाटर के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, क्यों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन का जो भी आप ले रहे हो NaCl नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हो, जो सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है उस प्रॉपर्टी की वजह से ना। तो इस प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना था, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट द सॉल्वेंट फ्रीजेज एट द लो टेम्परेचर। एक क्वेश्चन है आपके पास रोल्स लॉ पर ही, द वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन। बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है 75 mmHg। टोलीन का वेपर प्रेशर गिवन है 22 mmHg। आगे कहता है 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेट ऑफ बेंजीन गिवन है, वेट ऑफ टोलीन गिवन है, दोनों को मिक्स कर दिया। आगे कहता है इफ द टू फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज एज्यूमिंग दैट द वेपर प्रेशर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड मिक्सचर एट दिस टेम्परेचर। देखो क्वेश्चन के अंदर वेपर प्रेशर गिवन है बेंजीन का भी, टोलीन का भी, वेट गिवन है बेंजीन और टोलीन का भी। वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, हेनरी लॉ लगाओगे तो पीबी किसके इक्वल होगा, एक्सबी इंटू पी। पी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर आपके पास है। एक्सबी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, बी का मतलब बेंजीन से है, तो बी का मोल फ्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलीन। आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लिए, गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन में मोलर मास ऑफ बेंजीन। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलीन निकाल लिए, गिवन मास ऑफ आपके पास टोलीन अपॉन में मोलर मास ऑफ टोलीन। तो क्या आ गया, 0.3 और 0.7 आ गया। दोनों की वैल्यू को बस मैंने यहां पर पुट किया है। NB आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.3 है, इसका 0.3 है, टोलीन का 0.7 है। सबकी वैल्यू को पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, पीबी की वैल्यू आ गई, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आ गया। सेम वे में वेपर प्रेशर मैंने किसका निकाला, टोलीन का निकाला, आंसर कितना आया, 15.4 आपके पास आ गया। टोटल वेपर प्रेशर निकालूंगी तो कितना आएगा, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, 37.9 mm आपके पास आ जाएगा। अब देखो टोटल वेपर प्रेशर आ गया, आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, जो बेंजीन का मेरे पास क्या था, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो बेंजीन इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, Pb इक्वल टू XB इंटू P आपके पास है। XB आपके पास है, PB आपके पास है, सॉरी XB आपको निकालना है, PB आपके पास है, PB आपके पास है। तो PB कितना है आपके पास, फॉर्मूला देखो, PB अपॉन में P। PB कितना आया है, 22.5 आया है, और P की वैल्यू, टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आई है, 37.9 आई है। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.59 आपके पास आ जाएगा। प्रैक्टिस करना एक बार देखकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सिर्फ यही 3 क्वेश्चंस आपके पास है, रीजनिंग क्वेश्चन। क्या कहता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ द 1 मोलर
शुगर सॉल्यूशन। ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन का KCl का 1 मोलर KCl सॉल्यूशन का नियरली डबल होता है शुगर सॉल्यूशन से, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम ली है। ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। रीजन क्या होता है कि जो KCl है इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। कंप्लीटली किस में करेगा? K पॉजिटिव के अंदर करेगा आपके पास, और किस में करेगा? Cl नेगेटिव के अंदर आपके पास करेगा। तो एक आयन आपके पास K पॉजिटिव का बनेगा, एक आपके पास Cl नेगेटिव का बनेगा। इट मींस इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इन द 2 आयंस। जबकि शुगर सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसीलिए डिसोसिएट नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट है KCl इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, कंप्लीट डिसोसिएशन होने की वजह से यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास वो इससे ज्यादा होता है शुगर सॉल्यूशन के कंपैरिजन से। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई ऑन द एडिशन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज टू 1 लीटर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। इसने कहा कि अगर मैंने 1 लीटर वाटर के अंदर 1 मोल ग्लूकोज का डाल दिया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, एलिवेट कर जाता है। तो यहां पर क्या है? ग्लूकोज क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। जब आपने इसको पानी में ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्वेटिक एनिमल्स आर द मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर देन इन द वार्म वाटर। ये कहता है कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो हमारे पास, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वार्म वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, ये देखो, ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। कैसे है? हम क्या कहते हैं, अगर प्रेशर बढ़ता है आपके पास, प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है आपके पास? बढ़ती है। यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ठंडा पानी आपके पास है, ठंडे पानी के अंदर आपके पास सॉल्युबिलिटी है, वो क्या होती है? ऑक्सीजन गैस है, वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। अगर सॉल्युबल ज्यादा रहेगी आपके पास, कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन सॉल्युबल रहेगी, इसका मतलब क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इजीली सांस ले पाएंगे, उनका रेस्पिरेशन है वो इजीली हो जाएगा। और अगर आपने गर्म पानी में कर दिया, गर्म पानी में क्या है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर हमने पढ़ा था ना, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर के सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो आप उनके जो ब्लड है उसमें घुलना कम शुरू हो जाएगी। अगर कम घुलेगी तो रेस्पिरेशन इजीली नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन इजीली नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब वहां पर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो आप क्या कहोगे? बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वार्म वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द कोल्ड वाटर, देयरफॉर द एक्वेटिक स्पीशीज रेस्पायर मोर कंफर्टेबली इन द कोल्ड वाटर देन इन द वार्म वाटर। तो ये क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन चैप्टर से थे, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, लिखकर ज़रूर देखना हर क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आपका टेलीग्राम पे CBSE केमिस्ट्री 12 के नाम से ग्रुप है, उस पर मैं इस PDF को शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप देख भी सकते हो नोट्स को, और डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप है उसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, बने रहिएगा।